साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे एक महाराष्ट्र से संबंधित एक बहुत और देश से भी संबंधित एक बहुत बड़े मामले के बारे में। वैसे तो अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री है। गृह मंत्रालय के अंदर जो आता है कायदा एवं सुव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना, ये उनका काम होता है। पुलिस यंत्रणा उनके अंडर में आती है। लेकिन हमारे अमित शाह जी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक फौजदारी केस, जिसे क्रिमिनल केस बोल सकते हैं, क्रिमिनल केस बोलते हैं, वो दर्ज हो गई है। वैसे अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, लेकिन गुजरात में मंत्री होते, पहले गुजरात में मंत्री थे, फिर उनके खिलाफ और कुछ मामले आ गए, क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ लगाई गई थी, तड़ीपार भी किया गया था, मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त भी होना पड़ा था। और गुजरात में ये दबाव लाएंगे पुलिस यंत्रणा पे या फिर बाकी इसमें तो केस पे प्रभावित करेंगे केस को। इसीलिए गुजरात की केस जो सोहराबुद्दीन शेख के फेक एनकाउंटर के बारे में थी और जो अमित शाह के खिलाफ थी, तो अमित शाह ने उनका फर्जी एनकाउंटर करवाया है, इस टाइप के आरोप थे। और वो केस फिर महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दी थी। महाराष्ट्र में शिफ्ट करने के बाद में फिर वो जो जज लोया इनके पास गई थी, और उनका जज लोया का जब वो डिसीजन देने के अंतिम तारीख में जज लोया का मर्डर हुआ था। मर्डर बोलते हैं, कोई बोल रहे हैं कि भाई नेचुरल डेथ थी, मगर वो सस्पिशियस है। और ढेर सारे ये है प्रूफ्स है, ढेर सारी घटनाएं ऐसी है कि जो वो नेचुरल डेथ के तरफ इशारा नहीं करती है। वो सीधा सीधा लोगों के मन में है, देश के मन में है, जनता के मन में है ही नहीं, उस तरीके की परिस्थितियां भी वैसी थी, परिस्थिति जन्य एविडेंस जिसे बोलते हैं। तो वैसे सारे एविडेंस वैसे है। हालांकि कोर्ट क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है ये सब आपको मालूम है, और सच्चाई क्या है ये एक तो अमित शाह जी को मालूम है या फिर उनके भगवान को मालूम है। लेकिन अमित शाह को फिर से महाराष्ट्र में अगर वो केस और अगर वो जज लोया का अप्रत्याशित रूप से जो संशयास्पद मृत्यु नहीं होता या उनका मर्डर नहीं होता समझ लीजिए, तो अमित शाह कहाँ होते ये कुछ पता नहीं। वैसे लेकिन एक बात है, तो सारे देश में इस केस की वजह से जो दहशत फैल गई थी अमित शाह की, सभी डरने लग गए थे। न्याय व्यवस्था से लेकर चुनाव आयोग से लेकर हर जगह पे या पॉलिटिकल लीडर भी उनसे डरने लग गए थे। अब वही काम फिर से महाराष्ट्र में हो गया है। और एक जो बहादुर है फिरियादी आयुष्मान विनोद कुमार कौड़ू जी खोबरागड़े, ये लॉ के स्टूडेंट है, पटवारी भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत जुझारू है, सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ में ये केस दर्ज करवाई है। और इसका इतिहास ऐसा है कि असल में अमित शाह ने जो संसद में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत ही वो शब्द जो थे उनके वो ठीक जो भी है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका रवैया इस तरीके का था, और बाकी लोग भी जिस तरीके से उनके साथी जो ठहाके लगाकर हंस रहे थे, तो उससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, देश में हम लोगों में नाराजगी है। इस टाइप की फिरियाद विनोद कुमार खोबरागड़े ने की थी। लेकिन वो पुलिस स्टेशन वाले भी नहीं मान रहे थे, बाकी कोई जो पुलिस प्रशासन थे, जिला दंडाधिकारी, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए फिर उनको कोर्ट में जाना पड़ा। और कोर्ट में जाने के बाद में 1 तारीख को कोर्ट ने 7 दिन उस पर स्टडी किया। वरोरा की कोर्ट में चले गए वो। फिर 7 दिन तक उन्होंने स्टडी करने के बाद में अंतिमतः 3 जनवरी 25 को फौजदारी खटला, मतलब क्रिमिनल केस उनके खिलाफ दर्ज की गई है। और वो अगली सुनवाई है 16 तारीख को होगी। उसके बाद में क्या होगा पता नहीं है। लेकिन ये जो अभी देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में एट्रोसिटी एक्ट का कलम नंबर 4 अनुसार तथा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 का जो नया कानून बनाया है ना, उसके कलम नंबर 61/2, 199, 298, 316/5, 318/4, 335, 336/3, 340/1, 340/2, 3 and 5, इन कलमों के तहत उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। और सिर्फ अमित शाह नहीं, अमित शाह ही नहीं, तो वहाँ पे और जो है जो पीआई अजिंक्य बोबड़े थे, अजिंक्य तांबड़े है, कुमारी नयोमी साठम है, एसडीपीओ पुलिस अधीक्षक है चंद्रपुर, जिला दंडाधिकारी विनय गौड़ा तथा अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ में ये केस दर्ज हुआ है। और मैंने बताया कि 3 तारीख को दर्ज हुआ है केस। न्यायमूर्ति ये जो है न्यायमूर्ति प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी वरोरा, इनके कोर्ट में ये केस दर्ज हो गया है आखिर में, और 16 तारीख को आगे की सुनवाई होगी। दोस्तों, इसमें बताने की बात क्या है, असल में ये तो बिल्कुल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री है, और वो जो बोलेंगे वही कायदा, मोदी जी बोलेंगे वही कायदा, राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, सीधा बोले, सच भी बोले, सच्चाई बताए, बयान करे तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनकी मेमोरी डिसॉल्व कर दी जाएगी, उनका बंगला बिल्कुल बंगला वगैरह जो है, और वो जो बिरला है ना, बिरला या बिरला क्या है वो जो लोकसभा के सभापति, मेरे ख्याल से बिरला है, तो करतूत तो उनकी बहुत खतरनाक है कि उधर ऑर्डर भी पहुंचने के पहले ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया राहुल गांधी को पिछले लोकसभा में। कितना खौफ है, कितने लोग न्याय के प्रति ये लोग ईमानदार है, कितना कमिटमेंट है, कितने डरपोक लोग हैं ये। वो बिरला को भी लगा नहीं कि भाई तुम लोकसभा के अध्यक्ष हो मेरे भाई, इस तरीके की घटिया कार्रवाई करोगे। और उनका चेहरा देखा है कैसे कि भाई मोदी कुछ भी बोले, संसद में बीजेपी वाले कुछ भी बोले, किसी की बदनामी करे, किसी की बेइज्जती करे, घटिया कमेंट करे, तो ये शख्स ऐसा है कि बिल्कुल हंसते रहता है, जरा भी शर्म नहीं आती। माफ करिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, मगर देश के गद्दार जो है, देश के आज़ादी के खिलाफ जो लोग हैं, देश में समता और न्याय के खिलाफ जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में बोलना ही पड़ेगा। क्या करें, क्या करें, करना ही पड़ेगा। हम डरते रहेंगे तो कुछ नहीं, ये तो है फिर नंगे जो है, नंगे को खुदा डरे बोलते, तो हमें भी इनको क्या, खुदा भी इनको डरता है ना, जब बोलते हैं ना कि राम को ही लाया है इन्होंने। कितने अजीब लोग हैं ये, मानसिक रुग्ण है सारे ये। तो कहने का मतलब क्या है कि इन मानसिक रुग्णों के खिलाफ इनके हाथ में जो सत्ता गई है, तो कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, हिम्मत ही नहीं करता। अगर किसी चीफ मिनिस्टर को इनके मन में आ गया, डाल दिया, जो इनके खिलाफ में है, जाता है, इनके साथ में हाथ नहीं मिलाता है, इनके पापों में शामिल होने से इनकार कर देता है, वो हर शख्स इनकी निगाहों में देशद्रोही है। हालांकि ये देशद्रोहियों का संगठन है बीजेपी। संघ और बीजेपी ने कभी आजादी के, बीजेपी तो बाद में बनी मगर पहले जनसंघ था, मतलब एक ही है, तो संघ जो आरएसएस है, कभी आजादी की लड़ाई में थी नहीं थी। आजादी, उल्टे आजादी की लड़ाई में जो लोग थे, उनको अपमानित करना, उनकी बदनामी करना, उनका चरित्र हनन करना, ये तो इनका काम है। तिरंगे का खिलाफत इन्होंने की थी, तिरंगे की, राष्ट्रगीत की खिलाफत अभी भी करते हैं, संविधान की खिलाफत अभी भी करते हैं। और इसीलिए वो शाह ने जो बोला था कि बाबा साहब आम्बेडकर 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 बोलने के फैशन हो, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ही घटिया थी, बहुत ही अपमानास्पद थी, बहुत ही तुच्छतापूर्ण थी। और ऊपर से उनके बीजेपी वाले जो भी लोग उनके ठहाके लगाकर हंस रहे थे, बहुत ही शर्मनाक दृश्य था। और इसीलिए मिस्टर खोबरागड़े ने बोला है कि मेरी भावनाएं आहत हुई है, वो हमारा अपमान हुआ है, बाबा साहब का भी अपमान हुआ है, और पिछड़े हैं हम इसलिए, जिस तरीके से उन्होंने वो प्रभु रामचंद्र का भी वगैरह उन्होंने उल्लेख किया कि भाई यही नाम अगर इतने बार अगर प्रभु रामचंद्र जी का जाप करते तो स्वर्ग मिल जाता वगैरह। ठीक है, ये उनकी सोच है, इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा, लेकिन वो जिस तरीके की लैंग्वेज और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, वो बहुत खतरनाक थी, वो अपमानास्पद थी, इंसल्टिंग थी। इसीलिए खोबरागड़े की इन बात से न्यायमूर्ति भी सहमत हो गए, और अंतिमतः उन्होंने, बाकी पहले तो एसडीपीओ है, एसपी है,
अन्य पुलिस अधिकारी है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो, वो तो डर गए होंगे ना बेचारे, क्या करेंगे? वो ईमानदार अधिकारी कितने हैं, कितने ईमानदार अधिकारी बचे हुए हैं, तो कई सभी को थोड़ा है, तो डर गए होंगे। ठीक है, जो छोड़ दीजिए, छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, है उनके हाथ में अधिकार, सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है, तो चलो चलने दो। लेकिन जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने आखिरकार मान लिया कि हाँ, इसमें एट्रोसिटी बनती है, इसमें अपमान करने की बात बनती है बाबा साहब का, तो ये शायद उनको लगा और इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगली तारीख है 16 तारीख, 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। एक बात है, लेकिन जनता ने ऐसे ही आगे आना चाहिए। फिर महाराष्ट्र में अमित शाह को महाराष्ट्र के किसी बंदे ने बिल्कुल कोई बिना खौफ के या बिना डर के बिल्कुल हिम्मत से अपनी छाती बिल्कुल सीना दिखाते हुए अमित शाह को फिर से घेरने की कोशिश की है। न्यायालय ने भी उनकी अर्जी को मान लिया है। आगे केस चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखेंगे। लेकिन ऐसे मामले में चोर को चोर और सभ्य को सभ्य, सज्जन को सज्जन बोलने की हिम्मत हम लोगों में आएगी इस मामले से, ऐसा कहते हुए मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।